Hello students, class 9. Today I am teaching you chapter 6 in geography, population. Many time I taught you about the population, that's the importance of populations for the development of a country, that if the human beings are skilled, तो अगर skilled है population, educated है, trained है, तो definitely देश के लिए डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, अदरवाइज ये देश के लिए एक बर्डन का काम करती है। कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? क्या हम ऐसे संसार को इमेजिन कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स हो ही ना? बिना ह्यूमन बींग्स के इस वर्ल्ड को इमेजिन करना शायद पॉसिबल ना हो। हु वुड हैव यूटिलाइज द रिसोर्स? तो क्या होगा एक पल के लिए अगर हम सोचें भी, अगर यहाँ पॉपुलेशन ना हो इस संसार में, तो जो ये रिसोर्सेस हैं उनको कौन यूटिलाइज करेगा? क्रिएट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, और यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण बनाएगा। यहाँ संस्कृति कैसी होगी? सामाजिक तौर पर या सांस्कृतिक तौर पर जो मनुष्य की संस्कृति होती है, जो मनुष्य एक समाज बनाता है। द पीपल आर इम्पोर्टेंट, जो पीपल होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं टू डेवलप द इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए पीपल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड द सोसाइटी, और इस सोसाइटी के लिए। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेस, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? रिसोर्सेस बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज, और खुद अपने आप में भी एक रिसोर्स हैं ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि वो अदर रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं, अदर रिसोर्सेस को मैन्युफैक्चर करके दूसरी अपने लिए वैल्यूबल चीज़ें बनाते हैं। इसलिए हमने ह्यूमन को भी रिसोर्स बोला है। अगर ह्यूमन स्किल्ड है और ट्रेंड है, एजुकेटेड है, तो डेफिनेटली वो रिसोर्सेस को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा। रिसोर्स विथ वेरिंग क्वालिटीज़, और जो रिसोर्सेज होते हैं हम देखा है क्योंकि वो क्वालिटीज़ में अलग अलग होते हैं, तो उसको हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, अपने लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना। रॉ मटेरियल्स को जब हम चेंज करके अपने लिए वैल्यूएबल बनाते हैं तभी वो रिसोर्स कहलाते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्स एंड देमसेल्फ रिसोर्स वेरिंग क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। जैसे लोग में भी अलग अलग स्किल होता है, रिसोर्सेज में भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कोल इज़ बट ए पीस ऑफ रॉक, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जो कोल है वो पीस ऑफ रॉक है, चट्टान का टुकड़ा है। अनटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी, जब तक कि लोग उसको एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके प्राप्त नहीं कर लेते हैं, वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा और अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर पाते। जब तक मनुष्य एक नई टेक्नोलॉजी बना के डेवलप करके उसको ऑब्टेन नहीं कर लेते हैं अपनी नीड्स के लिए, तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। और इसको रिसोर्स बनाने के लिए मनुष्य को नई इन्वेंट या नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी पड़ेंगी अगर उसे रिसोर्सेज को बेटर तरीके से अपनी नीड्स के लिए यूटिलाइज करना है। तो जो नेचुरल इवेंट्स हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे कि बाढ़ है, सुनामी है और डिजास्टर है, ओनली व्हेन दे अफेक्ट ए क्राउड बिल्डर। ये डिजास्टर कब बनते हैं? नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाएं हैं, बाढ़, सुनामी, डिजास्टर कब बनती है? व्हेन दे अफेक्ट ए क्राउड, जब ये किसी गांव को या किसी शहर को प्रभावित करती है, तब ये डिजास्टर यानी प्रलय का रूप लेती है, प्राकृतिक घटना। अदरवाइज फ्लड आ रहा है, अगर उसमें कोई जनहानि नहीं हुई है या कोई ऐसी आपदा से कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो देन इट इज़ नॉट सो हार्मफुल। हैंस पॉपुलेशंस की अगर हम बात करें, इधर पिवटल एलिमेंट, नेसेसरी एलिमेंट है सोशल स्टडी में। पॉपुलेशन की स्टडी करना, अगर हम सोशल स्टडी में पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पॉपुलेशन की स्टडी। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट आर ऑब्जर्व, जिसमें और सारे एलिमेंट ऑब्जर्व किए जाते हैं
and from which they derive significance and meaning resources. जो क्लाइमेटीज हैं, आपदाएं हैं और डिजास्टर्स हैं, आर ऑल मीनिंगफुल, ये सभी मीनिंगफुल हैं ओनली इन रिलेशन में ए ह्यूमन बीइंग देयर नंबर। जैसे जो संसाधन है, क्लाइमेटीज है, आपदाएं हैं, डिजास्टर, प्रलय है, सब मीनिंगफुल है ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। इनके रिलेशन है, दियर नंबर जो है, दियर डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड, बेसिक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं और क्वालिटी प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द एप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट। इन्वायरमेंट के सभी एक्सपेक्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है, वो बेसिक बैकग्राउंड देता है इन्वायरमेंट को समझने के लिए। ह्यूमन बीइंग आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ह्यूमन बीइंग को अगर हम देखें, वो कंज्यूमर भी हैं और वही प्रोड्यूसर भी हैं। प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम भी तो वही करते हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा एनिमल्स जो हैं, जो मैन प्रोड्यूस कर रहा है उसको कंज्यूम करते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम मैन को यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही है। किन चीज़ों का? जो अर्थ में रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो मिनरल्स अवेलेबल है, उन चीज़ों के लिए। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए जानना ज़रूरी है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन कंट्री, एक देश में कितने लोग हैं। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। हाउ एंड वाई देयर नंबर आर इंक्रीजिंग, कैसे और क्यों उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। जो सेंसस ऑफ इंडिया है, इंडिया की जो सेंसस है हर 10 ईयर्स में काउंट की जाती है, 10 साल में। प्रोवाइड अस विथ इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री के लिए। कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कंट्री की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ एरियाज में कितनी बढ़ रही है, और कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग मेल और फीमेल हैं, डेंसिटी कितनी है। ए सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन है, जो जनगणना है एक ऑफिशियल कहते हैं। ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट की एक इन्यूमरेशन है पॉपुलेशन की, जो डन पीरियडिकली की जाती है 10 साल में। जो फर्स्ट सेंसस की गई थी वाज हेल्ड इन द ईयर 1872 में की गई थी। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881 में हुई थी नियमित रूप से। सिंस देन, तब से हर रेगुलरली 10 ईयर्स में क्या होती है, सेंसस होती है। 2001 में हुई थी, 2021 में, 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हुई 10 साल में, फिर 2021 में। इंडियन सेंसर एक मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोर्स है डेमोग्राफिक का। डेमोग्राफिक जनसंख्या को ही बोलते हैं, जनसंख्या का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको डेमोग्राफिक बोला जाता है। सोशल यानी जो इकोनॉमिक डाटाज हम जानते हैं। हैव यू इवन बीन ए सेंसस रिपोर्ट, हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्राइमरली कंसर्न करें, प्राइमरली कंसर्न जो है 3 मेजर क्वेश्चंस हैं पॉपुलेशंस के बारे में। वी शुड स्टडी अबाउट द 3 मेजर थिंग्स अबाउट द पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, कितने लोग हैं और वो कहाँ स्थित हैं। दूसरा, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है और जो प्रोसेस है पॉपुलेशन चेंजेस की, वो कैसे है। हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन, पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है और चेंज हुई है टाइम के साथ। और जो कैरेक्टरिस्टिक है और क्वालिटी है पॉपुलेशन की। व्हाट आर देयर एज, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर सेक्स क्या है, कंपोजिशन, लिटरेसी लेवल क्या है, और वो क्या काम करते हैं, और उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। बेसिकली गवर्नमेंट जो डाटा रखती है वो देश में लोगों के विकास के लिए, लोगों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए पॉपुलेशन की जाती है कि आखिर इन 10 साल में लोगों के पास
कौन कौन सी सुविधाएं हैं, लोगों के पास कच्चे मकान है, पक्के मकान है, पानी की सुविधा है नहीं है, उनके इनकम का सोर्स क्या है, उनके घर में फैमिली में कितने लोग स्कूल गोइंग है, लिटरेसी लेवल क्या है उनका, और जेंडर मेल और फीमेल कितने हैं, और डेंसिटी क्या है उस एरियाज में, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें, और वर्किंग पीपल कितने हैं परिवार में, जैसे 15 से कम और 59 से ऊपर तो क्या कहे जाते हैं, डिपेंडेंट पीपल माने जाते हैं। जो वर्किंग ग्रुप है 15 से 59 के बीच में माना जाता है। पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इंडियाज पॉपुलेशन जो है उसकी साइज, उसका जो आकार है और का जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है नंबर्स में, इंडियाज पॉपुलेशन की अगर हम बात करें एज ऑन मार्च 2011 को 1210.6 मिलियन, विच अकाउंट्स फॉर 17.5% जो थी वर्ल्ड पॉपुलेशन की थी, वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की इंडिया में 17.5% है। दी 1.21 बिलियन जो है यहाँ लोग, पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे देश में, बहुत बड़े एरियाज में फैले हैं, जिसका जो स्क्वायर है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 1.21 मिलियन पीपल के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच अकाउंट्स फॉर 2.4%। और जो पूरी दुनिया का कितना परसेंटेज कह रहा है, 2.4% है। 2011 की सेंसस अगर हम देखें डाटा, वो हमें ये बताता है, जो 2011 का सेंसस डाटा रिवील करता है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, साइज में पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, 199 मिलियन इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट माना जाता है इंडिया का। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16%, पूरे देश की पॉपुलेशन की 16% तो यूपी में रहती है। ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट, जो सिक्किम की अगर हम बात करें, जो पॉपुलेशन है वहाँ की जस्ट अबाउट 0.6 मिलियन लोग ही हैं वहाँ। एंड लक्षद्वीप हैज ओनली, लक्षद्वीप में केवल 64,429 पीपल हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, हम कह सकते हैं लगभग भारत की आधी जो जनसंख्या है वो केवल 5 ही राज्यों में रहती है, और बाकी के अदर स्टेटों में आधी जनसंख्या रहती है। देश की आधी जनसंख्या तो इन्हीं 5 राज्यों में रहती है, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बिहार में बहुत लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान। द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, जो स्टेट्स हैं बिगेस्ट हैं एरिया के मामले में भी, अगर हम राजस्थान की बात करें सबसे बिगेस्ट स्टेट है, हैज़ ओनली 5.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। लेकिन वहाँ पर पूरे अगर भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो केवल 5.5% ही रहते हैं टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले में। इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड ए बेटर पिक्चर। जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है, घनत्व जो एक स्क्वायर किलोमीटर में कि कितने लोग रहते हैं, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर 11,000 से भी ऊपर लोग रहते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में एक स्क्वायर किलोमीटर में 17 ही लोग रहते हैं, कहाँ 17 और कहाँ 11,000। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करती। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन डेंसिटी का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का। तो हम इन्हीं स्टेटों में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश है 16%, फिर महाराष्ट्र में भी 9% है, फिर बिहार में भी 9% है, फिर वेस्ट बंगाल है 8%, फिर आंध्र प्रदेश 7%, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु 6, राजस्थान में भी 6% रहते हैं, कर्नाटक में 5, गुजरात में 5, फिर कम 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 होता जा रहा है। देखो उड़ीसा में 3, केरला में 3, झारखंड में 3, आसाम में 3, पंजाब में 2, फिर 1 है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा चंडीगढ़ में 2% तो हम देख रहे हैं
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5। आंध्र प्रदेश। इन जो स्टेट है यहाँ पर क्या दिखता है हमें, लगभग 5 जो राज्य हैं इनमें लगभग भारत की आधी पॉपुलेशन रहती है और बाकी के आधे भाग में रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि बहुत कम 1% ही है उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और दिल्ली वगैरह में। लेकिन फिर भी जो दिल्ली का डेंसिटी अगर हम देखें बहुत ज़्यादा है। जितने इलाके में दिल्ली का इस एरिया है उसमें हाईली कंजस्टेड एरिया माना जाता है दिल्ली। अगर हम कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एक बेटर प्रोवाइड पिक्चर करती है और कैलकुलेट क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट में, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, जो इंडिया है सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है संसार में। अगर हम देखें डू यू नो में कहता है ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन। बांग्लादेश और जापान में ही हायर एवरेज पॉपुलेशन है डेंसिटीज देन इंडिया से ज़्यादा। और अगर हम पॉपुलेशन देखें डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश और जापान की तो काफ़ी मिलेगी हमें। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी थी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 2011 के हिसाब से ये था 382 पर्सन। एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का था। डेंसिटी वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार। डेंसिटी अलग अलग देखी गई, जैसे बिहार में 1102 है, सबसे ज़्यादा बिहार में, उसके बाद है वेस्ट बंगाल में। लेकिन 2001 के सेंसस के हिसाब से वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा थी और बिहार में नंबर 2 पे थी। अब 2011 में दोबारा सेंसस हुई तो बिहार नंबर 1 पे आ गया। ओनली 17% रहते हैं अरुणाचल में। स्टडी ऑफ फिगर 6.3 शो करता है जो पैटर्न है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, हर स्टेट के लेवल में ये बताता है। अगर हम नोट करें स्टेट्स को देखें विद पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बिलो 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है रजिड ट्राइंस इलाकों में रहते हैं और अनफेवरेबल जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए स्पार्स पॉपुलेशन। इसी वजह से है बिखरी हुई जो जनसंख्या है इन इलाकों में, इसके पीछे रीजन है कि यहाँ सॉइल फर्टिलिटी उतनी नहीं होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है यहाँ पर, और क्या कहते हैं बहुत जो इनकी लाइफ है यहाँ पर कठिन लाइफ है इनकी। विच स्टेट हैव डेंसिटी बिलो 250 पर पर्सन, जिनकी जो स्टेटों की डेंसिटी है 250% से भी पर स्क्वायर किलोमीटर से भी काफ़ी कम है। आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट जो हैं यहाँ पर प्रायद्वीपीय जो राज्य हैं, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ की, हिली डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचर है वहाँ का, पहाड़ी इलाका है, पथरीला भाग है तराइंस का, और मॉडरेट रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पे। सैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल है वहाँ पर, फर्टाइल सॉइल ज़्यादा नहीं है। इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन को प्रोवाइड करती है डेंसिटी इन दिस एरिया। नॉर्थर्न प्लेन्स में अगर हम देखें उत्तर का मैदान एंड केरला इन द साउथ हैव द हाईएस्ट हाई टू वेरी वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पर बिकॉज ऑफ फ्लैट प्लेन के कारण, मैदानी भाग है और उपजाऊ मिट्टी है एंड एबंडेंट रेनफॉल वहाँ पे होती है। दिस 3 स्टेट में नॉर्थर्न प्लेन्स में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसे अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को देखें या प्रोसेस देखें पॉपुलेशन किस तरीके से बदलती है, तो जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट डायनेमिक है, गतिशील है, डायनेमिक है, जो बदलती रहती है। एक फिनोमिना है द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन से देखें और कंपोजिशन देखें पॉपुलेशन का कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता रहता है। दिस इज़ द इन्फ्लुएंसबल, इसी तरह से प्रभाव डालता है। और इंटरेक्शन ऑफ 3 प्रोसेस टाइम, बर्थ को, डेथ को और माइग्रेशन को। हमने पढ़ा था अगर बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो, और बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा है, जितने बर्थ ले रहे हैं उतने मर रहे हैं तो स्टेबल रहेगी पॉपुलेशन। लेकिन अगर
बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन घटेगी। तो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, इन तीनों के कारण जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है घटती बढ़ती रहती है। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स, जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ कंट्री, जो देश में रहने वाले निवासी हैं उनकी संख्या में चेंज लाता है। ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स में हम देखते हैं तो जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की हम देख रहे हैं इनहेबिटेंट के कारण बदलती जा रही है और 10 साल में सच चेंजेस एक्सप्रेस किए जाते हैं दो तरीके से। एब्सोल्युटली नंबर देखा जाता है एंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज जो चेंजेस होते हैं पर ईयर उनको देखा जाता है। एब्सोल्युटली जो नंबर होते हैं हर साल ऐड किए जाते हैं या डिकेड होते हैं। इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीजबल, इट इज़ ऑब्टेन बाय सिंपली सब्सट्रैक्टिंग बल। ये कब ऐड किया जाता है? इट इज ऑब्टेन, कैसे प्राप्त किया जाता है? सब्सट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन को सब्सट्रैक्ट करके। एग्जाम्पल जैसे 2001 की पॉपुलेशन को फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन से जो 2011 की है इसको एब्सोल्यूट इंक्रीज कहा जाता है। तो 11 की पॉपुलेशन को 1 की पॉपुलेशन से सब्सट्रैक्ट करने पर कितना एक्चुअली इंक्रीजमेंट हुआ है ये पता चल जाता है। द रेट है और पेस ऑफ पॉपुलेशन का इंक्रीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, एक्सपेक्ट है। इट इज स्टडीड इन द परसेंट पर एनिमम। एग्जाम्पल है रेट ऑफ इंक्रीज, अगर हम 2% पर एनिमम का अर्थ है इन गिवन ईयर्स में 2% की बढ़ोतरी हुई है। दियर वजन इंक्रीज ऑफ 2%, 2% एनिमम मीन्स का अर्थ है कि 2% बढ़े हुए हैं एवरी 10% में बेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से। दिस इज रिफर टू एनुअल ग्रोथ रेट कही जाती है कि एनुअल में कितनी ग्रोथ रेट हुई है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन स्टडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 360 बिलियन। इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन स्टडली इंक्रीजिंग 360 बिलियन जो है इन 1951 टू 1210 मिलियन तक हुई थी 2011 तक। यानी कि अगर हम देखें 360 बिलियन से 1210 मिलियन 2011 आते आते 1210 मिलियन हो गई। यहाँ पर देख रहे हैं हम एब्सोल्यूट टोटल पॉपुलेशन कितना इंक्रीजमेंट हुआ। 51 में इतना था 361 टोटल और 2011 में 1210.6 हो रहा है और एब्सोल्यूटली इंक्रीज ही हो रहा है। हमेशा हम देख रहे हैं एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है जो 1.64 है। 1.25 थी 51 में और 2011 में। हर 10 साल में होती है सेंसस, देखिए 51, 61, 71, 1 लगा है सब में लास्ट में, ऐसे याद कर सकते हैं। आज़ादी के बाद सबसे पहले कब हुई थी? 51 में। स्टेबल में हम देख रहे हैं 1951 टू 1981 तक जो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन था 1981 से हम देख रहे हैं हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ है स्टार्टिंग डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड में बर्थ रेट क्या होने लगी? डिक्लाइन होने लगी। स्टिल 182 बिलियन जो था पीपल वर एडेड, टोटल पॉपुलेशन किसमें ऐड किए गए इन 1990 में अलोन। इट इज इसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। यह बात जरूरी है रियलाइज करना कि इंडिया में बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है। When a low annual rate is applied, जब lower annual rate applied होता है to a very large population के लिए, it yield a large absolutely increase। हम ये महसूस करते हैं कि इंडिया जो वेरी लार्ज पॉपुलेशन, भारत की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जब लो एनुअल रेट इज अप्लाइड किया जाता है लार्ज पॉपुलेशन में, इट यील्ड ए लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज देखा जाता है। क्यों? व्हेन मोर देन ए मिलियन पीपल इंक्रीज, जब मिलियन से ज़्यादा पीपल इंक्रीज होते हैं इवन एट लोअर रेट में भी, तो द टोटल नंबर जो होता है बीइंग एडेड वेरी लार्ज। इंडियाज एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज लार्ज। तो इंडिया का जो एनुअल इंक्रीजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इनफ टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट टू कंजर्व द रिसोर्स। तो इसलिए हमें जो रिसोर्सेस हैं उस रेशियो में रिसोर्सेस नहीं बढ़ रहे हैं जिस रेशियो में पॉपुलेशन का एनुअल रेट बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें इन्वायरमेंट को और रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड अगर हम देखते हैं आजकल ग्रोथ रेट का, इंडीड अ पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है, एक प्रयास है एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। अगर हम देखते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ करना है, डिस्पाइट अगर हम देखते हैं
total additional to population base continue to grow and India may overtake China in 2045 to become the most populous. इट मीन्स अगर हम देखते हैं जो टोटल एडिशनल पॉपुलेशन को देखें कंटिन्यू रही अगर इसी गति से तो इंडिया क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, यानी पीछे छोड़ देगा चाइना को 2045 तक, और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा चाइना को छोड़ के. प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज अगर हम देखें, देयर आर 3 मेन प्रोसेस, 3 मेन प्रोसेस है ऑफ चेंजेज ऑफ द पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है और माइग्रेशन है, इन 3 प्रोसेसेस के कारण जो पॉपुलेशन है उनकी चेंजेस देखी जाती है, उनमें चेंज देखा जाता है. नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. अगर हम नेचुरल इंक्रीज देखें पॉपुलेशन में, जो डिफरेंस है बर्थ रेट का और डेथ रेट का, अगर हम बर्थ रेट की बात करें कि बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ लाइफ, बर्थ, जो जीवित रहने वाले बच्चे हैं, जन्म लेने वाले बच्चे हैं, एक साल में 1000 बच्चों में जीवित रहने वाले जो बच्चे हैं, इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट. हमेशा से ये देखा जाता है कि मेजर कंपोनेंट ग्रोथ का कि जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है डेथ रेट के मुकाबले में. ऐसे अगर हम डेथ रेट को देखें, विद द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन, 1000 पर्सन पर मरने वालों की संख्या, और बर्थ रेट में 1000 पर्सन पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होता है. 1000 पर्सन पर ही लिया जाता है इसको. मेन कॉज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन रैपिड डिक्लाइन. बल आज देख रहे हैं हम डेथ रेट में डिक्लाइन हो रहा है और बर्थ रेट तेजी से ग्रो अप कर रही है. टिल 1980 तक हमने देखा हाई बर्थ रेट थी और डिक्लाइनिंग डेथ रेट थी, और जिससे क्या डिफरेंस था बर्थ रेट और डेथ रेट में, इससे क्या थी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी. तो हमने जो डिफरेंसेस देखा 1980s में बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, इसमें ही हमें ये पता चला कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन वो तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा थी, डेथ रेट कम थी. लेकिन 1981 के बाद से बर्थ रेट हैव ऑल्सो बीन स्टार्ट डिक्लाइनिंग. 81 के बाद से बर्थ रेट भी डिक्लाइनिंग होने लगी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, रिजल्टिंग, इसका जो परिणाम हुआ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्लाइन होने लगा. अब बर्थ रेट वही बढ़ रही है लेकिन डेथ रेट घट रही है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी. लेकिन अगर बर्थ रेट घट जाए और डेथ रेट ना घटे तो क्या होगा, यहाँ डेथ रेट भी घट रही है, बर्थ रेट भी घट रही है, इस कंडीशन में डिक्लाइनिंग होगा क्योंकि बर्थ रेट घट रही है. थर्ड कंपोनेंट्स पॉपुलेशन का है वो है माइग्रेशन. माइग्रेशन जो मूवमेंट की अगर हम बात करें, पीपल अपने रीजन्स में यानी अपने ही देश के अंदर इंटरनल माइग्रेशन करते हैं. टेरिटरीज में माइग्रेशन इंटरनल भी होता है एक देश के अंदर, और इंटरनेशनल, जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं. जब हम अपने ही देश में इंटरनल माइग्रेशन करते हैं तो इससे पॉपुलेशन में ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन तो ग्रोथ तब होगी जब एक मनुष्य एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, तब पॉपुलेशन में चेंज होगा. एक देश के अंदर माइग्रेशन करने में पॉपुलेशन में चेंज नहीं होगा. इंटरनल लाखों लोग एक देश के अंदर माइग्रेशन करते हैं तो उससे पॉपुलेशन में चेंज थोड़ी होगा, पॉपुलेशन तो उतनी मानी जाएगी इंडिया की. इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज. इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज नहीं बदलता है, साइज उतना ही रहता है. बट इन्फ्लुएंस, लेकिन हाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है उस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और ऑलरेडी वहाँ पर अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ज़रूर बढ़ जाएगी उस एरिया की. माइग्रेशन प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल. काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल निभाता है माइग्रेशन इन चेंजिंग द कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. इंडिया में अगर हम देखें, मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन. बहुत सारे जो माइग्रेशन है वो रूरल से अर्बन एरियाज की ओर है, यानी कि गांव से शहर की ओर लोग आते हैं जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, अदर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या अदर फैसिलिटीज़ हैं सिटीज़ में, बिकॉज ऑफ देयर पुश फैक्टर. एक पुश फैक्टर है रूरल एरिया, पुश फैक्टर. दीज आर द एडवर्स कंडीशन है
कौन सी एडवर्स कंडीशन है, विपरीत जो दशाएं हैं, एडवर्स कंडीशन है, जैसे गरीबी देखी जाती है, गांव में गरीबी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, रूरल एरियाज में पुल ऑफ द सिटी, और इसीलिए उनको सिटी की ओर पुल करती है, और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि शहरों में रोज़गार के अवसर होते हैं और शहर में भी लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कारण लोग क्या करते हैं, गांव से माइग्रेशन करते हैं एंड बेटर लिविंग, और जो जीवन की दशाएं, लिविंग कंडीशन है, जीवन स्तर है शहर का गांव के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है, टेलीकम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, सभी चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती हैं सिटीज़ में, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, तो लोगों को वो गांव से शहर की ओर अट्रैक्ट करती है। वहाँ का जो जनजीवन है, जो लाइफ है, वो कहीं ना कहीं बेटर होती है। माइग्रेशन जो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है, माइग्रेशन भी, जो पॉपुलेशन को चेंज करता है। इट चेंज नॉट ओनली द पॉपुलेशन, न केवल पॉपुलेशन के साइज, आकार में चेंज होता है, लेकिन पॉपुलेशन के कंपोजिशन में भी, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन में भी असर डालता है। जो इसका कंपोजिशन हम कहें, जैसे रूरल एरिया से माइग्रेशन सिटी में करते तो वहाँ के कंपोजिशन में चेंजेज आएंगे, वहाँ के रिसोर्सेस में कमी आएगी। इन टर्म्स ऑफ एज और सेक्स कंपोजिशन की बात करें, इन इंडिया में जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, जो रूरल से अर्बन की ओर माइग्रेशन करते हैं, इससे रिजल्ट क्या हुआ, स्टडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का शहरों में और टर्न में वो ज़्यादा हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, अर्बन पॉपुलेशन एज इंक्रीज, इसलिए जो अर्बन पॉपुलेशन है बढ़ चुकी है, वो फ्रॉम 17.29% से टोटल पॉपुलेशन 1959 से 31.80 हो गई है 2011 आते आते। देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिलियंस प्लस सिटीज़ हो चुके हैं, जहाँ पर मिलियंस पॉपुलेशन है एक सिटी की, 35 से 253 इन जस्ट 1 डिकेड, एक शताब्दी में, केवल 1 डिकेड में, नॉट शताब्दी पर 1 डिकेड में, यानी 10 साल के दौरान 1 डिकेड बोला जाता है, 2001 से 2011 तक। एज कंपोजिशन की अगर हम बात करें, एज कंपोजिशन जो है, पॉपुलेशन रिफर्स टू नंबर ऑफ पीपल, जो पॉपुलेशन का नंबर ऑफ पीपल है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग कितने लोग रहते हैं एक देश में, जैसे 5 साल से कम उम्र के कितने रहते हैं, या 5 साल से ऊपर कितने रहते हैं, 18 से कम के कितने हैं, या 14 ईयर से ऊपर के कितने हैं, ये देखा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का। टू एन इम्पॉर्टेंट डिग्री ए पर्सन एज इन्फ्लुएंस, एक पर्सन की एज क्या करती है, इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालती है, उसको क्या आवश्यकता है, क्या वो खरीदता है, एंड डज इज कैपेसिटी क्या है, कौन सी उसको काम को करने की उसकी। द नंबर एंड परसेंटेज, कहते हैं यहाँ युवा वर्ग ज़्यादा है इंडिया में, युवा वर्ग आफ्टर 18 से 35-40 के बीच का जो वर्ग है वो बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में। द नंबर्स एंड परसेंटेज ऑफ जो पॉपुलेशन है फाउंड विद इन द चाइल्ड वर्किंग एज जो है एज ग्रुप आर नोटेबल की जाती हैं, डिटरमाइन पॉपुलेशन की सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। पॉपुलेशन ऑफ नेशन इज जनरली ग्रुप इन 3 ब्रॉड कैटेगरी में माना जाता है पॉपुलेशन को। एक तो चिल्ड्रन होते हैं जनरली बिलो द 15 ईयर, 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो वर्किंग ग्रुप में नहीं आते हैं, जो डिपेंडेंट माने जाते हैं। दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, वो अनप्रोडक्टिव होते हैं एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड, उनको भोजन है, कपड़ा है और शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, यानी अपने पेरेंट्स पर, अपने एल्डर्स पर डिपेंडेंट होते हैं ये बच्चे जो 15 ईयर से कम होते हैं। प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कोई काम को कैसे करना है, अनस्किल्ड होते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उतनी समझ नहीं होती है अपनी लाइफ की। और जो वर्किंग एज माना जाता है वो 15 से 59 के माने जाते हैं। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, आर्थिक रूप से वो प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं फैमिली के लिए, देश के लिए, एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव भी होते हैं वो। दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन में माने जाते हैं वो। यहाँ पे हम देखें जो एज है अब 59 ईयर्स, दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिबल, इकोनॉमिकली वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं, एंड दो दे मे हैव रिटायर्ड, दे मे बी वर्किंग वॉलंटरली बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट। जो अब आप 59 के होते हैं, इकोनॉमिकली क्या होते हैं, वो प्रोडक्टिव तो होते हैं, वो आर्थिक रूप से उन्होंने काम किया होता है, उनको काम पेंशन मिलती है या कुछ काम करा होता है। दो दे में हैव रिटायर, लेकिन वो अब रिटायर हो चुके होते हैं। दे में भी वर्किंग वॉलंटरीली,
वॉलंटरी मतलब इच्छुक रूप से काम तो कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन उनके लिए आफ्टर 60 के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे सेक्टर में उनके लिए काम अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी वर्क की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। रिक्रूटमेंट परसेंटेज ऑफ जो चिल्ड्रन है एज एजेड एफेक्टेबल, वो इफेक्ट डालता है। डिपेंडेंसी रेशियो, अगर हम बच्चों का परसेंटेज देखें इंडिया में, जो एज अगर हम उनकी देखें, डिपेंडेंसी जो रेशियो है, जो निर्भरता है उनकी, बिकॉज दीज ग्रुप आर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स नहीं है, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स पर। दीज प्रोपोर्शन ऑफ दीज थ्री ग्रुप, अगर हम प्रोपोर्शन देखें थ्री ग्रुप का, इंडियाज पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रेजेंटेड, तो हम यहाँ देख रहे हैं इसको। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो का अर्थ होता है 1000 मेल पर गर्ल्स की संख्या, यानी कि अगर हम सेक्स रेशियो निकालें तो हम देखें कि 1000 पर्सन पर या 1000 बॉयज़ पर जो गर्ल की संख्या है वो कितनी है। 1951 में 946 थी और 61 में एक घट गई, 71 में और ज़्यादा घट गई, ये सेक्स रेशियो और घट गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा 81 में, फिर और बढ़ा 1981 में, फिर 2001 में वो था 933, अब 2011 में था 943। अगर हम देखें जो केरला में जो सेक्स रेशियो है उसका, हम देखते हैं वहाँ 1000 बॉयज़ पर, केरल में 1000 मेल पर जो गर्ल्स हैं वो 1084 है, यानी कि 1084 फीमेल पर 1000 मेल। 1000 मेल पर इसका अर्थ क्या है कि केरल में जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा है। पुदुचेरी एज 1038 फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल, वाइल दिल्ली एज ओनली 866 मेल। दिल्ली में केवल 866 फीमेल है 1000 मेल पर, हरियाणा में केवल 877 है। हरियाणा में जो सेक्स रेशियो वो कम है। पूरे इंडिया में कितना है 943। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है पॉपुलेशन के लिए। ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन, केवल जो इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड सिटीजन है वो इंटेलिजेंट चॉइस कर सकता है, उसकी चॉइस होती हैं। एंड अंडरटेक रिसर्च कर सकता है वो, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना सकता है, विकास कर सकता है वो। लो लेवल होगी अगर लिटरेसी की तो एक सीरियस ऑब्स्टिकल कहते हैं बाधा को, बाधा आएगी, वो हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, नई चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएंगी, रिसर्च नहीं हो पाएंगी, स्किल नहीं होगा लोगों में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, अगर हम 2011 का सेंसस देखें, पर्सन एज 7 ईयर्स से जो बच्चे हैं या उससे ऊपर के हैं, जो रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख सकते हैं और जो समझ सकते हैं किसी भाषा को, लिटरेट माने जाएंगे। लिटरेट किसको बोलते हैं? जिसकी एज मिनिमम 7 ईयर्स हो, जो लिख पढ़ सकता हो, किसी भाषा को समझ सकता हो, तो वो लिटरेट हुआ। देयर हैज़ बीन ए स्टडी इम्प्रूवमेंट, देखा गया लिटरेसी लेवल में भारत में। लिटरेसी रेट इन द कंट्री, जो लिटरेसी रेट है कंट्री में एज पर द सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के हिसाब से 73% देखा गया। 80.9% जिसमें मेल थे, 64.6% जिसमें फीमेल थी। हमको ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट दिखा जाता है। ऐसे अगर हम इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर्स को देखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं, फॉरेस्ट्री देखते हैं, फिशिंग देखते हैं, माइनिंग देखते हैं और क्वायरिंग देखते हैं। मैंने अपर लेयर को रिमूव करने की प्रक्रिया क्वायरिंग बताई थी। माइनिंग में हम बहुत गहराई से मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर आता है, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालना, उनसे दूध प्राप्त करना, उनसे स्किन प्राप्त करना, एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज़ आती है। फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है और क्वेयरिंग है। ये प्राइमरी एक्टिविटी आती है जो हम नेचर की मदद से करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हीं चीज़ों को। जैसे हमने
गन्ना उगाया, गन्ने से हमने चीनी बना दी, वो क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या हमने कॉटन उगाया, कॉटन से हमने कपड़े बना दिए, या हमने जूट उगाया, जूट से हमने और चटाई वगैरह या पॉली बैग्स बना दिए। तो हम देख रहे हैं कि हम प्राइमरी एक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगा। जैसे इंडस्ट्री है, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। टर्सरी एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट है, सेवा वाले क्षेत्र, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल की अगर हम बात करें और अदर सर्विसेज जो हैं वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ वेरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में अलग अलग देखे जाते हैं। डेवलप्ड जो नेशन है वहाँ पर हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी में लगा हुआ है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है, और टर्सरी में जैसे इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शंस हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। डेवलपिंग कंट्री में हाई प्रोपोर्शन जो होता है वर्कफोर्स इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी में होता है। यहाँ माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं लोग। इंडिया अबाउट 64% जो पॉपुलेशन है केवल एग्रीकल्चर में है वो इंगेज। प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन का है सेकेंडरी और टर्सरी में अबाउट 13 to 20% ही देखा जाता है। देयर हैज़ बीन ए ऑक्यूपेशनल शिफ्ट देखा जाता है इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, बिकॉज अब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में अभी हम क्या देख रहे हैं, एक उछाल है, शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होने के कारण। वर्तमान समय में रिसेंट टाइम में जितना तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उद्योग ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब क्या कह रहा है, तेज़ी से यहाँ इन सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम हेल्थ को देखें, इंडिया में हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स मानी जाती है विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस को अफेक्ट करती है। सस्टेन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम हैव रजिस्टर्ड वर्ल्ड सिग्निफिकेंटली रजिस्टर्ड है और इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशन। और इंडिया की पॉपुलेशन में हेल्थ में सुधार आ रहा है, जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनेंगे या मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो डेथ रेट में गिरावट आएगी। 25% से 1000 पॉपुलेशन 1000 जो था पर्सन उसमें 25 पर था इन 1951 में, और 7.2 पर 1000 था 2011 में। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन की प्रत्यक्षता जीवित रहने की, वो बर्थ एज इनकी 36.7 ईयर्स 7 थी 1951 में, जो 67.9 ईयर हुई 2012। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट अचीवमेंट मिली है हेल्थ सिचुएशन में, एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। पर कैपिटा जो कैलोरी कंज्यूम है, जो कैलोरी मिलती है मनुष्य को कंज्यूम करता है, रिकमेंड लेवल एंड मेल न्यूट्रिशनल कुपोषित है, एफेक्ट लार्ज परसेंटेज पॉपुलेशन को इफेक्ट डालता है। साफ़ पीने का पानी और बेसिक जो सैनिटेशन साफ़ सफाई एम्यूनिटी सुविधाएं हैं उनको अवेलेबल होनी चाहिए गांव में। ओनली 1/3 ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 1/3 जो गांव की जनसंख्या है, दिस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल करना है थ्रू एन अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत। एडल्ट पॉपुलेशंस की अगर हम बात करें इंडिया में तो हम देखते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स है जो इंडिया की पॉपुलेशन का, इज द साइज ऑफ इट्स एडल्टेंस पॉपुलेशन का है। हम कंस्टिट्यूट करते हैं कि जो 1/5 है टोटल पॉपुलेशन इंडिया की, एडल्टेशन आर जनरली ग्रुप इन द एज 10 से 19 के बीच में, जैसे 13 से 19 के बीच में होता है एडल्टेशन, जो किशोरावस्था बोलते हैं। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माने जाते हैं फ्यूचर के लिए। न्यूट्रिशियंस पोषक तत्व रिक्वायरमेंट होती हैं एडल्टेंस के लिए, ऑन हायर देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड, जितने एक नॉर्मल चाइल्ड या एडल्ट को होती है उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है इनको। पुअर न्यूट्रिशंस के कारण डिफिशेंसी कमी हो सकती है उनकी ग्रोथ में। बट इन इंडिया में जो डाइट अवेलेबल होती है एडल्ट्स के लिए इनएडुकेट है, पर्याप्त नहीं है, वो अपर्याप्त है
न्यूट्रिशन जो जिन्हें पोषक तत्व मिलने चाहिए इस एज में एक बच्चे को, जिससे उनकी ग्रोथ में इफेक्ट ना पड़े, ग्रोथ अच्छी हो, तो उसकी जो इंडिया में हम देखते हैं कमी देखी जाती है। बट इन इंडिया में द डाइट अवेलेबल टू एडुकेट लार्ज नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया की बीमारी हो जाती है उन्हें, आंखों संबंधी। Their problems have so far not received educated। इस प्रॉब्लम से क्या होता है, नॉट रिसीव एडुकेट प्रॉब्लम अटेंशन, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है इस विकास की और उनको अगर एनीमिया की शिकायत हो जाती है गर्ल्स को। एडोलसेंट गर्ल जो होती हैं, किशोरावस्था की बालिकाएं, सेंसिटाइज टू द प्रॉब्लम जो उनके सामने आती है उसके लिए काफ़ी सेंसिटाइज होती हैं। अवेयरनेस अमंग देम कैन बी इम्प्रूव। उन पर अगर हम अवेयरनेस करें, जागरूक करें, उन्हें ध्यान दें, तो जो इम्प्रूव स्प्रेड ऑफ लिटरेसी है, हम शिक्षा को फैला सकते हैं। लिटरेसी और एजुकेशन ज़रूरी है। साक्षरता मीन्स लिखना और पढ़ना होता है, लिख और पढ़ समझ सकता है, वो भाषा को जान सकता है, वो लिटरेसी में आएगा। इन एजुकेशन हम हायर एजुकेशन की बात कर सकते हैं, कोई डिग्री डिप्लोमा, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। जो हमने पढ़ा है उसको हम अपनी लाइफ में उतार रहे, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन अलग चीज़ है, लिटरेट होना अलग चीज़ है, पढ़ाई करना अलग चीज़ है और उसको एडॉप्ट करना अलग चीज़ है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी जिसे बोला जाता है, रिकॉग्नाइजिंग दैट प्लानिंग ऑफ फैमिलीज है। अगर हम फैमिलीज देखें, प्लानिंग्स देखें, उसमें वुड इम्प्रूव बल इंडिविजुअल हेल्थ। उससे क्या होता है, अगर हम फैमिली प्लानिंग करते हैं अपने लिए, इंडिविजुअल जो हमारी हेल्थ है और वेलफेयर है इम्प्रूव होंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनिशिएट कंप्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चला रही है वो 1952 से, जब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है सॉट टू प्रमोट बल, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। उसके लिए प्रमोट करती है वो, जो परिवार के प्रोग्राम चलाती है वो फैमिली के वेलफेयर के लिए। क्या प्रमोट करने के लिए, प्लान पेरेंटहुड, जो माता पिता है पेरेंटहुड के लिए, जो वॉलंटरी ऐच्छिक आधार पर। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 2000 में लागू हुई थी, ये कल्मिनेशन ऑफ ईयर ऑफ प्लान्स एफर्ट्स है। अब इसमें क्या काम किए गए हैं, एनपीपी 2000 प्रोवाइड ए पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इस एनपीपी 2000 के तहत 6 से 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ा हुआ है, जिसको घटाना है बिलो द 30 पर 1000 लाइफ्स। अचीविंग यूनिवर्सल जो है सार्वभौमिक इम्यूनाइजेशन, जो इनका इम्यूनिटी है चिल्ड्रंस की अगेंस्ट द वैक्सीन, ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जिससे कि वो सभी प्रिवेंटेबल डिजीज से क्या करें, प्रिवेंट करें सभी तरह की डिजीज से। जो ऐसी वैक्सीन हम दें जिससे कि वो बीमारी से बचें, और प्रमोट करें कि जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज क्या है, डिले हो, एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर ए पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम चलाएं हम। एनपीपी 2000 एंड एडल्ट्रेशन में कहता है कि एनपीपी 2000 में हम आइडेंटिफाई करें और एडल्ट्रेशन एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन है जो पॉपुलेशन का, किशोरावस्था वाला मैंने जो बताया आपको 13 से 20 का, यहाँ उससे ऊपर थोड़ा सा, पॉपुलेशन दैट नीड ग्रेटर अटेंशन। इस पॉपुलेशन को जो एडल्ट्रेशन है उसमें हम देखते हैं उनकी ग्रोथ जो है सही तरीके से नहीं हो पाती, तो बेसिकली न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं उनको नहीं मिल पाती है, जो देश का एक फ्यूचर है उनके लिए एक ज़्यादा ग्रेटर अटेंशन होने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। बिसाइड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पॉलिसी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है और पॉलिसी होनी चाहिए ग्रेटर इम्फेसिस, एक ज़्यादा ध्यान इम्फेसिस करना है, ध्यान जोर डालना है अदर इम्पोर्टेंट नीड्स पर भी उनकी जो आ सकते हैं। एडल्ट्रेशन इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन है, अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है अर्ली एज में, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो एसटीडी बीमारी है, इट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम, इनको इनसे बचाना।
अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है और एसटीडी सेक्सुअली जो डिजीज होता है, एसटीडी हो गया या एड्स हो गया या गोनोरिया हो गया या सिफिलिस है, इस बीमारी से बचाना या उनको अवेयर करना इस एज में। इट्स कॉल फॉर प्रोग्राम द एम टूवर्ड्स इनकरेजिंग डिले मैरिज, और गर्ल्स को डिले मैरिज के लिए मोटिवेट करना। हालांकि जो मैरिज की एज है बॉयज़ के लिए 21, गर्ल्स के लिए 18 है, लेकिन 18 में भी नहीं, उनको जितना डिले वो मैरिज करेंगे उतना उनकी स्वास्थ्य पर ठीक होगा, स्वास्थ्य के लिए। एंड चाइल्ड बियरिंग एजुकेशन, और उनको एजुकेशन दी जाए अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, मेकिंग कंट्रासेप्टिव सर्विसेज यूज करें, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल प्रोवाइडिंग, जिससे कि प्रेगनेंसी को रोक सकें। एंड फूड सप्लीमेंट मिलने चाहिए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज हैं, एंड स्टंटिंग लीगल मेजर अपनाने चाहिए, जिससे कि अगर कहीं पर हमें चाइल्ड मैरिज दिखती है तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें जो चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देता है बिफोर द एज ऑफ 18, कानूनी रूप से जो मैरिज की एज है। तो हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकें, एसटीडी जो सेक्सुअल डिजीज है उसको रोकें, जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकें। पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल, जो पीपल है वो एक देश के वैल्यूएबल रिसोर्स माने जाते हैं। तो अगर वो वेल एजुकेटेड है, हेल्थी हैं, तो उससे देश में क्या होगा, एक पोटेंशियल पावर आएगी, उनकी जो पावर है वो बढ़ेगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर अबाउट द पॉपुलेशन की पॉपुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें हम डेंसिटी को देखते हैं, लिटरेसी देखते हैं नंबर 2, सेक्स रेशियो देखते हैं नंबर 3, हेल्थ को देखते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में आसानी होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।